दरअसल योगी सरकार ने 2020 में जो एंटी लव जिहाद कानून बनाया था उसे और सख्त करते हुए उसमें 20 साल की कैद से लेकर आखिरी सांस तक कैद तक का प्रावधान कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित हुआ है। समाजवादी पार्टी इस संशोधन का ये कहकर विरोध कर रही है कि यह धर्म के आधार पर की जा रही राजनीति है और इससे समाज में नफरत बढ़ेगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि 4 साल पहले कानून बनने के बावजूद लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के मुकदमे आते जा रहे हैं, इसीलिए सख्त प्रावधान बेहद जरूरी है। महिला सुरक्षा को लेकर चल रही इन्हीं चर्चाओं के बीच आज समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में आरोप लगाया कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सीएम योगी से सवाल पूछा तो सीएम योगी ने प्रदेश में 2016 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ घटते अपराध के आंकड़े तो गिनाए ही, लगे हाथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का जिम्मेदार ही समाजवादी पार्टी को ठहरा दिया। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में यूपी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के विरोध का आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगाया। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सियासत में यूपी की विधानसभा में आज और भी बहुत कुछ हुआ है, जिसकी तपिश राजधानी दिल्ली तक पहुंची है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर इन दिनों नई सियासी चर्चा फिर से शुरू है। वजह यह है कि योगी सरकार ने 4 साल पुराने एक लव जिहाद कानून की ओवरहॉलिंग कर उसे और सख्त कर दिया। महिला सुरक्षा पर विधानसभा में विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू की तो सीएम योगी के निशाने पर पूरी समाजवादी पार्टी आ गई। मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है। महिला संबंधी अपराध में दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी के इन हमलों की पृष्ठभूमि विधानसभा में पूछे गए एक सवाल से तैयार हुई थी। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से सीधा है कि 2017 से लेकर के 2023 तक कुल ऐसे कितने यौन शोषण के महिलाओं के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कुल कितने केसेस दर्ज किए गए और उन लोगों को सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं के तहत मदद की गई। महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछा तो सीएम योगी ने 2016 की तुलना में 2023-24 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी और कार्रवाई पूरे आंकड़े सदन में रख दिए। अपराधों की 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें। सीएम योगी ने बताया कि 2016 के मुकाबले 23-24 में दहेज हत्या की घटनाओं में 17.5%, बलात्कार की घटनाओं में 25.3% की कमी आई है। सरकारी दावे के मुताबिक 2017 से 24 के बीच नाबालिगों के यौन उत्पीड़न में 24,402 मुकदमों में दोषियों को सजा दी गई है, जबकि पॉक्सो अधिनियम के तहत 9,875 मुकदमों में सजा दी जा चुकी है। सिर्फ 2022 से 24 के बीच महिलाओं के खिलाफ पॉस्को में 16,718 अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, जिसमें 21 को मृत्यु दंड भी मिल चुका है। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी की सियासत में छिड़ी चर्चा के पीछे कारण ये है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसमें दोषी को आखिरी सांस तक कैद का प्रावधान भी किया गया है। एंटी लव जिहाद कानून के नाम से मशहूर कानून को और सख्त करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम को समाजवादी पार्टी धर्म मजहब की राजनीति करार दे रही है। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। लोगों को ध्यान से पटाने के लिए
दूसरी तरफ चर्चा हो, इसलिए किया गया है। इनका अपना एजेंडा है, केवल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नफरत का एजेंडा है। देश के अंदर मुसलमान को टारगेट करके नफरत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि सरकार का दावा है कि यूपी में 27 नवंबर 2020 को एंटी लव जिहाद कानून लागू होने के बावजूद 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद के 427 मामले दर्ज हो चुके थे। इसके अलावा अवैध धर्मांतरण के मामले में 833 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 185 मुकदमों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है। इसके अलावा नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस दर्ज हो चुके हैं। लोग इस प्रकार की जो असंवैधानिक हरकत करते हैं और वो भी संयोजित या ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बंद हो जाएगी। हम तो इसको कानूनी दायरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि ताकि कोई आदमी इस तरह का दुस्साहस न कर सके, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एंटी लव जिहाद कानून में कठोरता वाले प्रावधान ये हैं कि किसी नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक कमजोर या SC/ST के अवैध धर्मांतरण के मामले में 5 से 10 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना होगा। अवैध सामूहिक धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना होगा। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पाने वाले को भी 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। विवाह का वादा करके साजिशन या धमकाकर धर्मांतरण कराने या तस्करी करने पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना होगा। दोषी की ओर से पीड़ित या पीड़िता को 5 लाख रुपए तक हर्जाना भी देना होगा। दोबारा अपराध करने पर दोगुनी सजा मिलेगी और ये जुर्म गैर जमानती और संज्ञेय होगा। इसके अलावा आरोपी जमानत पर न छूट जाए, इसके लिए भी कठिन शर्तें जोड़ दी गई हैं। कानून कड़ा या हल्का बनाने से नहीं, आप लागू क्या कर रहे हैं? कानून तो हर एक चीज के लिए है। क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? क्यों सड़कें टूट रही हैं? क्यों घटनाएं हो रही हैं? क्यों पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं? क्यों पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है? क्यों पुलिस ही लुटेरी बन गई है? ये एक सवाल उत्तर प्रदेश में है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हालांकि योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में दावा किया है कि महिला सुरक्षा ही नहीं, महिलाओं के विकास और भागीदारी की दिशा में भी बीजेपी सरकार ने काफी काम किया है, जिसमें आजादी के बाद से पुलिस में महिलाओं की जितनी भर्तियां हुई थी उससे दोगुनी भर्ती 5 साल में किया गया है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज चच्चा और गच्चा की सियासत उत्तर प्रदेश के विधानसभा में किस तरह से फूटी और एक दूसरे पर इसको लेकर कैसे आरोप लगाए गए, पहले सुन लेते हैं नेताओं के बयान। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। अब देख लेना 27 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है। गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात होगी। ने कहा कि सिर्फ चाचा को धक्का मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रही होगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। अब देख लेना 27 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा
रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो